आज हम पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर इकोसिस्टम एंड ट्रॉफिक लेवल्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं धान के खेत के खाद्य जाल में वहाँ पर कई खाद्य श्रृंखलाएं मिली होगी। हमने यह भी देखा कि धान के जैसे पौधे हैं उत्पादकों से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है और इसको खाए जाने वाले जो जीव हैं वो जीव उपभोक्ता कहलाता है। तो इन पौधों को जो खाए जाने वाले जीव जैसे चिड़िया है, कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, खरगोश है, गिलहरी है, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसमें कि एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे को खाने वाले जीव है और वो एक स्तर बनते जाता है और एक श्रृंखला बनते जाती है। तो इस प्रकार के समूहों में जीवों को अध्ययन का सामान्य पृथक्करण करने के लिए इन्हें किसी न किसी स्तर पर माना गया है और उन सभी स्तरों को पोषक स्तर कहा जाता है। यानी एक दूसरे से जो जीव एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे को खाए जाने वाले होते हैं, तो उसको एक स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक पोषक स्तर में आता है उत्पादक, जैसे प्रथम पोषक स्तर है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषक स्तर है, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषक स्तर है, तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषक स्तर है और चतुर्थ उपभोक्ता पंचम पोषक स्तर है। अर्थात जो सूर्य की प्रकाश से जो उत्पादक है, समस्त हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वो प्रथम पोषक स्तर है। और उत्पादक को जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव इसको ग्रहण करता है तो वो द्वितीयक पोषक स्तर हो जाता है और प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता को जब द्वितीयक उपभोक्ता जीव ग्रहण करता है, ये मांसाहारी जीव होता है, जो शाकाहारी जीव को खाने वाला द्वितीयक, वो तृतीयक पोषक स्तर कहलाता है। और द्वितीयक जो उपभोक्ता है उसको खाने वाले जो तृतीयक उपभोक्ता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खा सकता है, पोषण प्राप्त, वो चतुर्थ पोषक स्तर कहलाएगा। और इसको जो ग्रहण करने वाले हैं तृतीयक उपभोक्ता को चतुर्थ जो उपभोक्ता है पंचम पोषक स्तर कहलाता है। तो अक्सर किसी एक पोषक स्तर के जो जीव है वो समुदाय में भोजन, पानी इत्यादि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा जो करते रहते हैं या प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। तो एक पोषक स्तर के जीवों के जो समुदाय के उससे पहले वाले जो पोषक स्तर होता है, वो पोषक स्तर के जीवों के समुदाय पर जो भोजन संबंधी निर्भरता होती है, यानी एक पोषक स्तर के जीव के समुदाय की उससे पहले वाले जो पोषक स्तर के जीवों के समुदाय पर भोजन संबंधी जो निर्भरता होती है, किसी पोषक स्तर के जीव समुदाय की अगले पोषक स्तर द्वारा उसकी संख्या है उसको नियंत्रण या संख्या पर नियंत्रण संबंधी निर्भरता होती है। अर्थात जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ते जाएगा उसकी संख्या उससे कम होती जाएगी। जैसे यहाँ प्राथमिक धान के खेत है, बहुत असंख्य, उसमें बहुत सारे पौधे होते हैं, लाख है, मान लो 1 लाख की संख्या, तो उसको ग्रहण करने वाले जो द्वितीय ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है द्वितीय पोषक स्तर, उसकी संख्या कम हो जाएगी। इसी प्रकार जो द्वितीय पोषक स्तर यानी द्वितीय उपभोक्ता है उसकी संख्या कम हो जाएगी, ऐसे उस पर नियंत्रण रहता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे जीव भी होते हैं जो अन्य जीवों की जो अपशिष्ट पदार्थ और मृत जीवों के शरीर में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपमार्जक जैसे कौवा, जट्टा इत्यादि तथा अपघटक जैसे जीवाणु है, कवक है आदि, ये उस जीव के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या होता है, अपघटक या सूक्ष्म जीव हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं जैसे प्रथम पोषक स्तर जो प्लांट है, पौधे है, वो प्रथम पोषक स्तर प्लांट जो पौधे से द्वितीयक पोषक स्तर शाकाहारी जीव उसको अपने पोषण प्राप्त किया, उससे पोषण प्राप्त करने वाले तृतीयक पोषक स्तर है जो मांसाहारी जीव है। इन जीवों के जैसे प्रथम पोषक स्तर का जो मृत शरीर है, अब तृतीय पोषक स्तर के जो मृत शरीर है या द्वितीय जो मृत शरीर है उसको अपमार्जक एवं अपघटक है वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, गठित करते हैं और इसके जो रासायनिक पदार्थ है या कार्बनिक पदार्थ है उसको भूमि में मिला देते हैं। वहां से फिर से भूमि में मिलाने के बाद इसके जो कार्बनिक पदार्थ है उसको फिर से प्रथम पोषक स्तर जो पौधे हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं जल। तो इस प्रकार से ये पोषक स्तर का चक्र चलता है। तो इस चित्र में हर पोषक स्तर पर जो अपघटक क्रिया करते हैं और अपघटित पदार्थों को प्रथम पोषक स्तर के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है,
यानी कार्बनिक पदार्थ, उससे जो उनके जो मृत शरीर है उससे कार्बनिक पदार्थ मिलता है, उसको प्रथम पोषक स्तर को उपलब्ध करा देते हैं। तो पोषक स्तरों में जीवों के बीच निर्भरता, संसाधनों का वितरण, ऊर्जा का प्रवाह इत्यादि के मात्रात्मक अध्ययन के प्रस्तुतिकरण के लिए हम एक और प्रारूप पारिस्थितिक पिरामिड की मदद ले सकते हैं या लेते हैं। इससे अलग अलग जो पारिस्थितिक तंत्रों का जो तुलनात्मक अध्ययन करना है वो और आसान हो जाता है। तो अब हम देखते हैं पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड या देखते हैं, यानी जीव संख्या के पिरामिड। यहाँ पर पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, उसमें जीव संख्या की पिरामिड ऑफ नंबर्स ये देखना है। तो 1927 में चार्ल्स एल्टन जो है, ये वैज्ञानिक का नाम है, 1927 में चार्ल्स एल्टन ने अपनी पुस्तक जो एनिमल इकोलॉजी है, उनकी जो पुस्तक एनिमल इकोलॉजी, इसमें पहली बार संख्या की जो पारिस्थितिक पिरामिड की बात की। उनका कहना था कि किसी भी क्षेत्र, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंत में वही प्राणी होते हैं जो साल भर में कम से कम बच्चे पैदा करते हैं। ठीक, साथ ही ऐसे प्राणियों या इनके परिवारों के लिए यह क्षेत्र उनका आवास होता है। अतः ऐसे क्षेत्र में जो खाद्य श्रृंखला के खाने व खाए जाने के वाले जो प्राणी होते हैं, उसके खाए जाने वाले प्राणियों की संख्या को पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है। इस पिरामिड के जो चौड़े आधार में ऐसे प्राणी होंगे जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, ठीक, और शीर्ष पर ऐसे प्राणी होंगे जिसकी संख्या सबसे कम होगी। ऐसे पिरामिड से जीवों की संख्या व भोजन की उपलब्धता को दर्शाया जा सकता है। ठीक, ये एल्टन का कहना था। एल्टन ने के जो वितरण है, उस वितरण में पिरामिड का जो चित्र यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आता, परंतु पिरामिड का जो प्रयोग है वो व्यापक रूप से होता रहा है। जो अधिकांश जो पिरामिड में आंकड़ों को अनुपातिक रूप में कभी भी दर्शाया नहीं जा सकता या नहीं जा सका, लेकिन इसको एक माना गया है कि एल्टन के जो वितरण है वो उसमें क्या होता है, जीव संख्या है और उसके खाद्य संसाधन है उसको दर्शाया जा सकता है, ऐसा माना गया। तो जो मिस्र की जो पिरामिड है, आपने जानते होंगे कि मिस्र की जो पिरामिड के बारे में सुना होगा कि पिरामिड एक ज्यामितीय संरचना है, इसका आधार चौड़ा है और शीर्ष एक बिंदु के समान होता है। एक सामान्य पिरामिड में 4 जो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और उसका आधार वर्गाकार होता है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है पिरामिड, इसमें जो निचले स्तर है, जो चौड़े स्तर है, उसमें धान के पौधे की संख्या है वो लगभग 10 लाख है और उसको खाने वाले जो शाकाहारी जीव है, प्रथम ये तो प्राथमिक उपभोक्ता वो खरगोश है, उसकी संख्या यहाँ पर 10 लाख जो धान के पौधे, उस पर 1000 खरगोश है। अब खरगोश को जो खाने वाले अन्य उपभोक्ता है उसमें सांप है, सांप की संख्या वहाँ 50 है। और जो उच्च उपभोक्ता है यहाँ दिखाया गया है बाज, वो बाज की संख्या यहाँ 5। तो 10 लाख धान पर 1000 खरगोश शाकाहारी है, उसको खाने वाले 50 सांप होंगे और उसको खाने वाले जो जीव है उसकी संख्या 5 होगी, बाज की संख्या। तो इस प्रकार एक पिरामिड बन गया, जो संख्या के आधार पर इसको एक पिरामिड के रूप में दर्शा दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं उत्पादकों की भूमिका एवं जीव। उत्पादकों की भूमिका एवं जीव था रूल ऑफ प्रोड्यूसर एंड बायोमास। तो ये होता क्या है कि किसी पौधे से या पौधे में सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा, कोई भी पौधे है वो सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना एवं उनका संग्रह ही उस पौधे का प्राथमिक उत्पादक है या प्राथमिक उत्पादन है। फिर सुन लीजिए, किसी पौधे में सौर ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों का बनना एवं उनका संग्रह ही उस पौधे का प्राथमिक उत्पादन है। प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधों का किसी निश्चित समय पर लिया गया भाग कुल प्राथमिक उत्पादक को दर्शाता है। ठीक है, और यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीवभार कहलाता है। ऐसे ही अन्य पोषक स्तरों के लिए भी जीवभार ज्ञात किया जा सकता है, यानी उस क्षेत्र में जो प्राथमिक उत्पादन है या एक निश्चित क्षेत्र है या जमीनी क्षेत्र है, उस समूचे पौधे का एक निश्चित समय पर लिया गया कुल प्राथमिक उत्पादन का भार
उस क्षेत्र का या उस पारिस्थितिक तंत्र का सम्मिलित जीव भार कहलाता है। ऐसे ही अन्य पोषक स्तरों के लिए भी जीव भार ज्ञात किया जाता है। किसी जो खाद्य श्रृंखला में एक स्तर का जीव भार अगले स्तर के भोजन व ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, हर स्तर पर कितना भोजन उपलब्ध है यह केवल जीवों की संख्या की पिरामिड से ही नहीं वरन जीव भार की पिरामिड से भी पता चलता है। तो धान के खेत और जंगल की संख्या में पारिस्थितिक पिरामिड अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि उसमें धान के जो खेत है वो अलग, वहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र या श्रृंखला खाद्य स्तर बनेगा, यहाँ अलग ढंग से बनेगा। तो इसमें जीव भार की पिरामिड यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जीव भार की जो पिरामिड है उसको यहाँ पर हम पहले देखते हैं। जो जीव भार का जो पिरामिड है उसमें जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, वो हरे पेड़ पौधों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वो 15,000 किलोग्राम। उसी प्रकार उसको ग्रहण करने वाले जो जीव जंतु है या शाकाहारी जीव जैसे हिरण है और अन्य शाकाहारी जीव, उसकी संख्या के आधार पर उसका किलोग्राम है 1500 किलोग्राम, यानी 15,000 किलोग्राम पर 1500 किलोग्राम शाकाहारी जीव। उसको खाने वाले जो द्वितीयक उपभोक्ता है जो शाकाहारी वो जीव जैसे लोमड़ी भी हो सकता है और अन्य शाकाहारी है, तो वो 150 किलोग्राम की संख्या पर पाया जाएगा। और इसको खाने वाले जो उच्च उपभोक्ता है, भालू है, शेर है, अन्य है, वो 15 किलोग्राम के पाया गया है। तो यहाँ जीव संख्या के आधार पर पौधों की संख्या ज़्यादा है, उसके किलोग्राम ज़्यादा है। हिरण की संख्या या शाकाहारी की संख्या पौधे से कम है, उसकी संख्या इतना 1500 किलोग्राम। तो इस प्रकार पोषक स्तर भी ऊंचे जाने पर उसका भार है वो कम हो जाता है, यानी उच्च स्तर पर। ठीक है, इसी प्रकार अन्य जीवों के बारे में भी या अन्य पिरामिड को देख करके आप अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रभाव, एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स, ये देखेंगे। तो इसमें होता क्या, प्रत्येक पोषक स्तर को मिलने या दूसरे पोषक स्तर द्वारा मिलने पाए जाने वाले, ध्यान सुनेंगे, प्रत्येक पोषक स्तर को मिलने या दूसरे पोषक स्तर में जाने वाली जो ऊर्जा को ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। यानी एक पोषक स्तर को मिलने वाली जो ऊर्जा या एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने वाली जो ऊर्जा है उसको ज्ञात करना मुश्किल है। हम प्राय जीव भार व प्राथमिक उत्पादन के आधार पर ही ऊर्जा के अनुमानित प्रभाव को दर्शा सकते हैं, यह दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जैसे ये चीज दिखाया गया है, ये हरे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे और उसको खाने वाले जो हिरण है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसमें जैसे 1500 इसको किलोग्राम भार है, और ये इसकी संख्या जो लोमड़ी की संख्या है प्राथमिक का है, प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसका 15,000 और लोमड़ी की संख्या मालूम 1500। तो इस दोनों के बीच का जो अनुपात है उसको करेंगे 1500 बटे 15,000 गुणा 100 बराबर 10%, यानी ऊर्जा का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर निकला। तो सामान्यतः पौधों में प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसके भी 10% भाग जो है पौधों को खाए जाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है। अर्थात जो हरे पेड़ पौधे उत्पादक है तो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो अपना भोजन तैयार करते हैं वहां से उसको 1% ऊर्जा प्राप्त होती है। उस 1% ऊर्जा का 10% भाग है वो उसको खाने वाले जो शाकाहारी जीव है या प्राथमिक उपभोक्ता है उसको मिलता है। वो अपने जैविक क्रिया करने के बाद उसको जो खाने वाले जीव है उसको मिले हुए जो 10% है उसका 10% अन्य जीवों को प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात सौर ऊर्जा का 0.1% ही उपभोक्ता को ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है। अर्थात प्राथमिक जो उपभोक्ता में खाए हुए भोजन का लगभग 10% ही जैव भार में बदलता है, जो अगले स्तर या उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है ना। तो ये इस प्रकार के जो पोषक स्तर है उसका 10% अन्य जीवों को और उसका 10% दूसरे स्तर को जब जाता है तो इस नियम को ऊर्जा का 10% का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे अध्ययन करेंगे इसी पाठ का। ठीक।